पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन हो रहा था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉजिटिव चार्ज को एक मूवमेंट प्रोवाइड कर रही थी और वो जो पॉजिटिव चार्ज का पाथ था, जो रास्ता था, जो राह थी, उसी को हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, या फिर दूसरा नाम था उसका लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन आज हम इस लेक्चर में, इस क्लास में आज हम देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बदलती हैं, चेंज होती हैं, तो क्या कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है उस चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज पर जो उसके अंदर रखा गया, उसके रेंज में रखा गया है। ये सब कुछ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। फोर्स की लाइन को या फिर फील्ड लाइन को गिनेंगे, काउंट करेंगे और उसके हिसाब से ये देखेंगे, ये पता करेंगे कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। यहाँ देखें, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जो है पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है। एक्चुअल में ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक्चुअल में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। हम इमेजिनरी लाइन उस हिसाब से खींचते हैं कि जिस हिसाब से किसी फील्ड के अंदर में रखा गया कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जिस रास्ते से मूव करता है उसी को हम फील्ड लाइंस कहते हैं। और वो इमेजिनरी लाइंस होती है जो एक्चुअल में दिखाई नहीं देती, लेकिन ये उस चार्ज का पाथ होता है, रास्ता होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हिसाब से। इसे लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखा गया है। नंबर मतलब उनकी संख्या, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कितनी है किसी एक पॉइंट पर। अगर संख्या गिन लिया हमने तो बात आती है यहाँ पर डेंसिटी की। इसी चीज़ को कहा जाता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने शॉर्ट में लिख दिया EFLS, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी। अच्छा, ये जो डेंसिटी है ये हम वॉल्यूम के अंदर में नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कि जो हम डेंसिटी के बारे में जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला होता है, सिंपल जो डेंसिटी का फार्मूला होता है, जो हम बाकी बहुत लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, यही होता है, नीचे वॉल्यूम होता है। लेकिन ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर लाइंस ऑफ फोर्स, या इसे कहेंगे लाइंस ऑफ फोर्स, फोर्स की लाइंस जो हैं उनकी डेंसिटी। तो ये आज यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वॉल्यूम के अंदर में नहीं होगी, वॉल्यूम के अंदर में नहीं होगी, ये जो होगी एरिया के अंदर में, ठीक है, एरिया के अंदर में। और ये हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट एरिया में। यूनिट एरिया में देखेंगे कि कितनी फील्ड लाइंस हैं, कितने लाइंस ऑफ फोर्स हैं किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसे हमने ड्रॉ किया है, वो कितने नंबर में, कितनी संख्या है उनकी। यहाँ पर ये डिसाइड करेगा, ये बताएगा कि डेंसिटी क्या है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, किसी एक पॉइंट पर डेंसिटी क्या है, वो डिसाइड होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स से। तो ये हुआ डेंसिटी, हमने समझा। अब देखें, ये डेंसिटी का मतलब यहाँ से जब हम इसको डिफाइन करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उसे कहा जाता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और डेंसिटी की बात क्यों आती है, क्योंकि एक चीज़ तो हम जानते हैं कि एक बार जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा इसको रिवाइज करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें होता क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से दिखाया जाता है, जो लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनके बीच में इक्वल स्पेस होता है, बराबर का स्पेस होता है। चाहे जहाँ भी चले जाएं, हम पॉइंट ए पर देखते हैं चाहे पॉइंट बी पर देखते हैं, इन दोनों के बीच में, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो सेम रहेगा। रेल की पटरी की तरह से हमेशा हर जगह हर पॉइंट पर इन दोनों के बीच का, किसी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, यानी इसको कहा जाता है इक्वी डिस्टेंस फील्ड लाइंस। तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन
अगर एक कोई पॉइंट चार्ज है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें पता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, जो इमेजिनरी लाइंस होंगी, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज इसके रेंज में रख दिया है, तो वो ये पॉजिटिव चार्ज उस चार्ज को क्या करेगा, धक्का मारेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पर काम करेगा। और वो जिस डायरेक्शन में इसको, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर रखा है इस पॉइंट चार्ज को, और ये भी स्मॉल पॉइंट चार्ज है, इसको टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर रखा, तो ये इसको इधर भगाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखा तो इसको इधर भगाएगा और इसको इधर भगाएगा। और हमने अलग अलग पॉइंट पर इस प्लस क्यू चार्ज को रख रहे हैं, टेस्ट चार्ज को, और फिर देख रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में ये इनको पुश कर रहा है, इसी चार्ज को अलग अलग डायरेक्शन में पुश कर रहा है। मतलब यहाँ समझ में आ गया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बाहर की तरफ। कहाँ तक जाती हैं, ये इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है। भले वो बात अलग है कि जहाँ अगर हमने नज़दीक में कोई पॉइंट लिया है P और कोई बहुत दूर पॉइंट ले लिया है Q, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है वहाँ पर उस पॉइंट पर। और उस पॉइंट पर नहीं, हम ये देखेंगे कि उस पॉइंट पर जो एक हम एरिया लेंगे और सेम एरिया लेंगे, किसी दो पॉइंट पर अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, किसी एक दो पॉइंट पर कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम है, तो वहाँ क्या करेंगे, हम वहाँ पर एक एलिमेंटल एरिया लेंगे, एक छोटा सा एरिया लेंगे दोनों पॉइंट पर। फिर देखेंगे कि उनके उस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, वहाँ वीक फील्ड मिलेगी। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से पास कर रही हैं तो वहाँ जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहीं से अगर हमने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। थोड़ा सा और हमने इसको बढ़ाया, एक और यहाँ पर हम ऐसे निकालते हैं, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ये भी ऐसे है, इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो अगर हमने एक एरिया ले लिया है, एक एरिया लिया है, यूनिट एरिया, मतलब छोटा से स्मॉल एरिया एक लिया है हमने, और वो एरिया सेम होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट P पर, जिसके अंदर में ये पॉइंट P आ जाए, वहाँ पर हमने क्या किया है, एक एरिया लिया है। चले हम एक प्लेनर एरिया ले रहे हैं, जहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं। तो देखा जाए यहाँ पर ये जो हमने एरिया लिया है, वहाँ पर एक, ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई ये वाली, दूसरी 2, और ये 3, और ये 4, कुल 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहाँ से पास कर रही हैं। यानी यहाँ पर अगर हम N1 की बात करें, यहाँ पर जो N1 होगा, N1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है, 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही हैं। बिल्कुल सेम एरिया यही उठा करके हम पॉइंट Q पर रखते हैं। चलिए, बिल्कुल इसी पॉइंट को, इसको हमें एरिया को बढ़ाना नहीं है और घटाना भी नहीं है, जिसके अंदर ये Q जो है इनक्लोज हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, ये हो गया। इसी एरिया को हमने उठाया है और ऐसे उठाया कि ये पॉइंट Q जो है, जहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और पॉइंट P पर हमने देखा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 4 पास कर रही थी। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो देखें, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ दिखाई दे रहा सिर्फ 2। अगर N2 की वैल्यू यहाँ देखें तो N2 की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 2 है। यानी कि दूसरी वाले पॉइंट से, पॉइंट Q पर जो हमने यहाँ पर एक एरिया लिया है, उस एरिया से सिर्फ 2, मात्र 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही हैं। यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास कर रही हैं, 4 है, और यहाँ पर सिर्फ 2 हैं। कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इस पॉइंट P पर ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो हमने वही एरिया रखा हुआ है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास कर रही हैं, और पॉइंट Q पर सिर्फ 2 पास कर रही हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा P पर वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है एट पॉइंट Q, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा भाई, इस पर ज़्यादा होगा, पॉइंट P पर ज़्यादा होगा, पॉइंट Q पर कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पर डिसाइड हो चुकी हैं कि पहले वाले पॉइंट P से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या फिर ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हैं, और पॉइंट Q से कम। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर डिफरेंस आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में डिफरेंस आया है यहाँ पर। तो ये हुआ कि हमने अगर पॉजिटिव चार्ज लिया तो देखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें ये झंझट नहीं होता कि किसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। नहीं, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होती है, बराबर होती है। लेकिन वहाँ
हमें ज़रूरी हो जाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेज़र करना, कंपेयर करना, जहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं एक सेम एरिया से। तो हमें ये समझ में आया डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया लेंगे, उसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वही हो गया डेंसिटी, उसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहेंगे। तो हमें ये देखा कि भाई यहाँ पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बिल्कुल रिलेटेड है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से। तो एक बात यहाँ समझ में आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करती हैं। कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं एक एरिया से, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से कैसे चेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, डिस्टेंस के हिसाब से बिल्कुल कैसे चेंज होती है, सटीक कैसे चेंज होती है। बाकी ये तो हम जान गए कि कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो वहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे पता कर पाएंगे किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी है एज़ कम्पेयर टू द दूसरी पॉइंट जो है उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ये समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पॉइंट चार्ज को लेना होगा और बिल्कुल जैसे हम 3D में काम करते हैं, एंगल की बात आती है, यहाँ पर एक एंगल हमें लेना पड़ेगा जिसको हम सॉलिड एंगल कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट चार्ज है उसके चारों तरफ हर डायरेक्शन में 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ से इस डायरेक्शन में भी निकलेगी, इस डायरेक्शन में भी निकलेगी, पीछे की तरफ भी, लेफ्ट में भी, डाउनवर्ड भी, अपवर्ड भी, हर डायरेक्शन में। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ हम एंगल नहीं, यहाँ हम सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और देखते हैं, इसको समझते हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे चेंज होती है। उसके लिए हम समझते हैं कि भाई कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम होती है, बिल्कुल सटीक जो वेरिएशन है उसको देखते हैं। अब फिर से हमने क्या किया है, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। क्यों? क्योंकि ये भाई जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और हमने ये जो फील्ड लाइंस है उसको इस तरीके से दिखा दिया। जैसे जैसे ये दूर जाएंगी वैसे वैसे इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि स्पेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बैडमिंटन की चिड़िया के तरीके से ये होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इन फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और ये इक्वी स्पेस नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन यहाँ पर होगा। बात क्लियर है। अब क्या करना है, ये जो इतनी हमने फील्ड लाइंस ली हैं, सिर्फ कितना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 लिया हुआ है। अब इतने के लिए इतनी फील्ड लाइंस हैं, इसके लिए जो एंगल बन रहा है, इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये छोटा सा एंगल है क्योंकि भाई ये जो चार्ज है ना, ये अपने चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रोडक्शन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचेंगे तो चारों तरफ होंगी, यहाँ हम 3D में दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा सा लिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक डायरेक्शन में लिया है और उस एंगल को हमने डेल्टा ओमेगा सपोज कर लिया है। ये सॉलिड एंगल है, इसी को हम कह रहे थे कि भाई ये एक कॉन्सेप्ट आना है सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे जो निकलती हैं वो चारों तरफ निकलती हैं, हर डायरेक्शन में निकलती हैं, 3D की डायरेक्शन में निकलती हैं, सिर्फ जो है 2 डायरेक्शन में नहीं, 3 डायरेक्शन में नहीं, 3D में निकलती हैं। ये जो है चारों दिशाओं में निकलती हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2 पॉइंट हमको लेने हैं और 2 पॉइंट हम लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पॉइंट P है और इस पॉइंट P को इंक्लूड करते हुए एक हम एरिया ले लेते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट हो गया इसका। और एक पॉइंट Q ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं सबको कवर करते हुए ये एरिया हम लेंगे और ये एरिया कुछ ऐसे आएगा। क्लियर है, इतना आएगा। तो पॉइंट Q यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है, लेकिन यहाँ देखें कि एरिया बढ़ गया। पॉइंट Q यहाँ इंक्लूड हो चुका है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंक्लूड हो चुकी हैं। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 7 है। 7 यहाँ से भी पास कर रहा है,
और साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी पास करिए, मतलब N1 बराबर 7 है और N2 बराबर भी 7 है। हर जगह इन दोनों जो सरफेस एरिया जो हमने छोटा सा एरिया लिया है वहाँ से पास करने वाली फील्ड लाइंस सेम है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम है। अब देखा जाए कैसे वेरी करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिस्टेंस की वजह से। अभी जो पॉइंट P है इसको सपोज कर लेते हैं कि R1 डिस्टेंस पर है, यहाँ से R1 डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट को O सपोज कर लें ओरिजिन, और यहाँ पर ये जो पॉइंट Q है या फिर पॉइंट Q इसी सरफेस पर ही है जो हमने एरिया यहाँ पर लिया है, छोटा सा एरिया, और इसको सपोज कर लेते हैं कि ये डेल्टा S2 है, और इसको सपोज कर लेते हैं कि ये डेल्टा S1 है, पहला वाला छोटा सा एरिया है। क्योंकि छोटा एरिया इस वजह से है क्योंकि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रोडक्शन होगा, हमने एक छोटा सा एरिया लिया हुआ है, और यहाँ भी हमने छोटा सा एरिया लिया है। बाकी एरिया जो है काफ़ी बड़ा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चारों तरफ निकलेंगी और बहुत बड़ा एरिया आएगा, एक सरफेस आएगा, एक स्फीयर का सरफेस आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने डेल्टा S2 ले लिया है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स सेम है, और ये जो डिस्टेंस हमने ये दूसरा वाला जो प्लेन है, दूसरा वाला जो सरफेस एरिया है, सरफेस है, उसको हमने R2 डिस्टेंस पर लिया है। ये ओरिजिन से सपोज कर लिया कि R2 डिस्टेंस पर है। क्लियर है? अब हमें ये पता है, अब हमको ये पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके प्रोपोर्शनल होती है। अब प्रोपोर्शनल होती है मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन है, जैसे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसको सपोज दैट कि एट पॉइंट P पर देखते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E1 सपोज कर लेते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लिखेंगे, और क्या होगा यहाँ पर डेंसिटी लिखनी हमें, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डेंसिटी कैसे पता चलेगी, साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही हैं, तो N1 लिख लेते हैं। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में ये एरिया होगा, अपॉन में ये एरिया जो डेल्टा S1 है, जो डेल्टा S1 है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद क्या करना है, ये जो E2 है यानी पॉइंट Q पर, एट पॉइंट Q यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दूसरी वाली वो होगा N2, और यहाँ पर डेल्टा S2 होगा। दूसरा वाला जो एरिया है वो यहाँ पर काम करेगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भले सेम है लेकिन एरिया अलग अलग है, ये एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी अलग अलग आएगी। अब बात आती है कि ये जो डेल्टा S1 हमने लिखा है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, उसकी R के टर्म में, R1 के टर्म में और R2 के टर्म में जो डेल्टा S1 और डेल्टा S2 लिखा है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखा जाए, एक सर्किल हम बनाते हैं और सर्किल में ये सेंटर है इसका, यहाँ से ऐसे ये रेडियस है, ये एंगल थीटा बना हुआ है, तो ये जो पार्ट है इसे कहते हैं आर्क। ठीक है, आर्क कहते हैं, और आर्क इक्वल होता है क्या होता है भाई, रेडियस इनटू जो एंगल है वो। ठीक है, ये क्यों नहीं है, एंगल है, जो एंगल है उसको रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर्क आता है। बिल्कुल सेम वैसे ही सॉलिड एंगल के लिए, ठीक है, जब हम स्फीयर में बात करेंगे 2D में नहीं 3D में बात करेंगे, ये जो सरफेस एरिया है डेल्टा S1, ठीक है, वो बिल्कुल आर की तरह काम करेगा। तो डेल्टा S1, ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे, जो रेडियस है रेडियस लिखेंगे R1, क्योंकि ये जो सरफेस है उसे हमने R1 की डिस्टेंस पर लिया हुआ है, लेकिन ये एरिया है इस वजह से इसका स्क्वायर कर देंगे। और एंगल यहाँ पर थीटा नहीं, क्योंकि सॉलिड एंगल है, तो एंगल यहाँ पर दोनों के लिए, इस दोनों सरफेस के लिए एंगल सेम है, क्योंकि इतने ही एंगल में ये भी आ रहा है और इतने ही एंगल में ये दूसरा वाला एरिया भी आ रहा है, दूसरा वाला सरफेस भी आ रहा है। तो डेल्टा यहाँ पर होगा ओमेगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली डेल्टा S2 निकालना चाहेंगे तो R2 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे और डेल्टा ओमेगा लिखेंगे। ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, इनको यूज़ करेंगे यहाँ पर। इनको जब यूज़ करेंगे यहाँ पर तो आएगा N1 हमने देखा कि N1 और N2 दोनों बराबर ही हैं, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि N1 बराबर में N2, और ये साथ नहीं कुछ और भी हो तो मान लिया हम इसको N मान लेते हैं, लेट इसको N सपोज कर लेते हैं। तो N1 की जगह पर हम सीधा सा N लिखते हैं, अपॉन में डेल्टा S1 की जगह पर ये R1 का स्क्वायर और डेल्टा ओमेगा। वैसे ही सिमिलरली N2 की जगह पर स्मॉल n, R2 का स्क्वायर और डेल्टा ओमेगा लिख दिया हमने। दो चीज़ें हमें मिल गई, ये E1 मिल गया, E2 मिल गया। अब अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट P पर और Q पर
कैसे होगी, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर E1 अपॉन में क्या करेंगे, E2 करेंगे। ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं, दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, तो E1 अपॉन E2 कितना होगा, यहाँ देखें N1 अपॉन में R1 का स्क्वायर डेल्टा ओमेगा अपॉन में बड़ा सा ये बटे में लगाएंगे और N अपॉन क्या करेंगे, R2 का स्क्वायर करेंगे डेल्टा ओमेगा करेंगे। N से N कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो R2 का स्क्वायर है ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा और नीचे जो R1 का स्क्वायर है वो आ जाएगा। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि भाई जो E1 अपॉन E2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है एट पॉइंट P एंड Q, वो जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब E1 अपॉन E2 लिखा, लेकिन R2 पहले आ गया, ऊपर आ गया, और R1 नीचे आ गया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से, जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्क्वायर भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई, यहाँ से ये क्लियर हो गया। हेंस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या है भैया, वो 1 अपॉन आर का स्क्वायर है। जो डिस्टेंस ले रहे हैं, ओरिजिन से जो डिस्टेंस ले रहे हैं उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, इस ओरिजिन से, इस चार्ज से, पॉइंट चार्ज से जब जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमको कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के बेस पर कम हो रही है, कम होती चली जा रही है और काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। ये जो तेज़ी से कम हो रही है इसका ग्राफ अगर हम खींचें तो कुछ ऐसे आता है। ये जो आर है, इधर हम क्या करते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लेते हैं तो ऐसे आता है। ठीक है, मतलब ये बहुत तेज़ी से कम होती है। यहाँ पर मान लिया कि ये हमने यहाँ पर R1 है और यहाँ पर मान लिया हमने ये R2 है। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, बहुत ज़्यादा दिख रही है, E1 है, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या है, E2 है। दोनों में कंपेयर करें तो देखें कि काफ़ी कम हो रहा है। अगर हम यहीं पर ले लेते हैं, यहाँ पर अपना E0 है, तो देखा जाए काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। क्यों? क्योंकि नीचे R है नहीं, R का स्क्वायर है। बहुत तेज़ी से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और यही हमने यहाँ पर देखना था कि भाई ये जो पॉइंट चार्ज है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस जो हो रही है उसको हमने दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर कैसे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये हमने देखा। और जो पॉइंट चार्ज है उससे जब आगे बढ़ते हैं, कुछ डिस्टेंस पर जाते हैं, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बदलती है, किस रेस्पेक्ट में बदलती है, किस रेशियो में बदलती है, ये हमने देखा कि 1 अपॉन आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बदलती है, इस रेशियो में बदलती है। मतलब बहुत तेज़ी से नीचे जाती है, वैल्यू कम होती है, उसका मैग्नीट्यूड जो है कम होता है। तो ये था आज का पूरा एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बेसिस पर हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। बिल्कुल अगर हम उसको गिन लेते हैं, 100, 150, 200 जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर हैं उनको अगर गिन लिया, काउंट कर लिया, तो ये पता कर पाएंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, एग्जैक्टली ये पता कर पाएंगे। ये हमने देखा लास्ट में, ये भी देखा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कम होती है। ये बिल्कुल जो पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला होता है ई का, ये भी यही बताता है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है और उसकी वजह से किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, मान लिया पॉइंट P है, और वहाँ वो जो पॉइंट P है वो मान लिया कि R डिस्टेंस पर है इस पॉइंट चार्ज से, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और यहाँ भी ये समझ में आ रहा है कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोर्स काम करता है, कूलम का फोर्स, ये भी स्क्वायर लॉ को, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यहाँ Q होता है, Q0 भी होता है, अपॉन में R स्क्वायर होता है। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ये दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ हमने इस चीज़ को प्रूफ किया, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के टर्म में प्रूफ किया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को यहाँ पर अपने कंसिडरेशन में लिया है, उसको अपनी स्टडी के लिए उठाया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी है, और उसके बेसिस पर हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ रही है वो भी बिल्कुल इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। मतलब यहाँ जो हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये बताएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, तो बिल्कुल ये सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कम है या ज़्यादा है, कहीं स्ट्रांग है, कहीं वीक है, ये सब कुछ हमने देखा। तो आई होप कि आप सबको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।